please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. महाराष्ट्र के पुणे में सिंहगढ़ कॉलेज के बाहर कई शिक्षक हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी करते दिखे। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का आरोप है कि कॉलेज मैनेजमेंट ने 14 महीने से उनको सैलरी नहीं दी, जिससे परेशान होकर शिक्षक कॉलेज के बाहर ही धरने पर बैठ गए। शिक्षकों ने हाथों में पोस्टर लेकर और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। बात तो तुमको करनी होगी, न्याय तो तुमको देना होगा। शिक्षकों का आरोप है कि कॉलेज मैनेजमेंट ने 14 महीने से किसी भी शिक्षक को सैलरी नहीं दी, जिसके विरोध में ये लोग 4 दिसंबर को हड़ताल पर चले गए थे। इसके बाद मैनेजमेंट ने भरोसा दिया कि जल्द ही उन्हें 3 महीने का वेतन दिया जाएगा, लेकिन ये वादा खोखला साबित हुआ, जिसके बाद नाराज शिक्षक एक बार फिर धरने पर बैठ गए। हमें इतनी प्रॉब्लम फेस हो रही है कि हमारे बच्चों का फीस नहीं भर पा रहे हैं। शिक्षकों के विरोध की वजह से छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। ऐसे में छात्रों के माता पिता ने भी कॉलेज प्रशासन से मामले को जल्द सुलझाने की गुहार लगाई, क्योंकि शिक्षकों ने क्लास में पढ़ाना बंद कर रखा है, जबकि कुछ दिनों बाद ही छात्रों की परीक्षाएं होनी है। हालांकि कुछ शिक्षक इस समस्या को हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ शिक्षकों ने छात्रों को कॉलेज के बाहर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। क्लास के बजाय बाहर पढ़ा रहे शिक्षकों का दावा है कि 6 साल से कॉलेज प्रशासन उन्हें बेवकूफ बना रहा है। ये सैलरी का प्रॉब्लम पिछले 6 सालों से चल रहा है, बट ये प्रॉब्लम धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि लास्ट 14 मंथ से हमें सैलरी नहीं दी गई है। कॉलेज प्रशासन से नाराज शिक्षकों ने अपनी शिकायत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को भी चिट्ठी लिखकर भेजी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच हुए समझौते पर निशाना साधा। सीएम योगी ने समझौते को हार की हताशा करार दिया। ये हताशा, आपकी हताशा कि आप बहुजन समाज पार्टी की गोद में जाकर के बैठ जाएं, ये आपकी हताशा नहीं तो क्या है? आप कंधे में ढोइए, बहुत आपको मुबारक हो। मैं तो इसीलिए आपको पहले कह दिया, बहुजन समाजवादी पार्टी एक हो जाएंगे, अच्छी बात है। यूपी के बरेली में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा मीडिया से घिरे नजर आए। मौलाना तौकीर रजा से मुलाकात में श्री श्री रविशंकर ने राम मंदिर मसले पर बात की, लेकिन श्री श्री रविशंकर के सीरिया वाले बयान पर विवाद बढ़ गया, जिस पर उन्हें मीडिया में सफाई देनी पड़ी। श्री श्री रविशंकर ने दलील दी कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। हमारे देश में भगवान भला करे, ऐसे कभी कोई ऐसी चीजें ना हो। ये हमारी दिल का दर्द है, ये हमने शेयर किया। श्री श्री रविशंकर के सीरिया वाले बयान पर मौलाना तौकीर रजा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। दूसरे ममालिक में जैसा माहौल हो रहा है, जैसे सीरिया में चल रहा है या दूसरी जगहों पे चल रहा है, हमारी भी कोशिश ये है कि ऐसा माहौल हमारे देश में नहीं होना चाहिए। हालांकि श्री श्री की सफाई के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और उनके सीरिया वाले बयान पर आपत्ति जताने वालों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। इस फहरिस्त में सबसे आगे AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी का नाम है, जिन्होंने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में श्री श्री रविशंकर के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग की। ऐसे लोगों के खिलाफ केस बुक होना चाहिए, नॉन अवेलेबल सेक्शन लगना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के सीरिया वाले बयान पर आपत्ति जताने वालों में सियासी पार्टियां भी पीछे नहीं हैं। रविशंकर स्वयं, मुझे ऐसा लगता है कि आतंकवादियों से प्रेरित होकर ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं। संवेदनशील मसले पर इस तरह के उत्तेजक बयानों से उन्हें बचना चाहिए। लखनऊ दौरे में श्री श्री से मुलाकात करने वाले मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली को भी इस बयान पर ऐतराज है। दिल्ली से तेल अवीव का सफर छोटा हो सकता है, कम हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब ने अपनी 70 साल पुरानी एक नीति में बदलाव किया है, जिसका ऐलान इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने किया। नेतन्याहू के मुताबिक सऊदी अरब ने एयर इंडिया को अपनी एयर स्पेस यानी हवाई मार्ग इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। एयर इंडिया को यह इजाजत भारत और तेल अवीव के बीच की उड़ानों के लिए दी गई है। जल्द ही एयर इंडिया की दिल्ली और तेल अवीव के बीच सीधी फ्लाइट शुरू होने वाली है, लेकिन अब तक सऊदी अरब का हवाई रास्ता इस्तेमाल करने की इजाजत न होने की वजह से यह रास्ता सामान्य से ज्यादा लंबा था। सऊदी अरब में दाखिल हुए बिना दिल्ली से तेल अवीव तक पहुंचने में 8 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन सऊदी अरब का हवाई मार्ग इस्तेमाल करते हुए जब फ्लाइट दिल्ली से तेल अवीव पहुंचेगी तो करीब 5.5 घंटे का ही वक्त लगेगा। इससे दिल्ली से तेल अवीव पहुंचना सस्ता भी हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। हालांकि जो जानकारी नेतन्याहू की तरफ से दी गई उसके मुताबिक इजरायल की किसी एयरलाइन को सऊदी अरब का हवाई मार्ग इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, जिसका सीधा मतलब यह है कि एयर इंडिया के जरिए सफ़र छोटा और आसान होगा, लेकिन इजरायल की एयरलाइन को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी तक जिस रूट से विमान पहुंचते थे उसमें दिल्ली से उड़ान भरने के बाद फ्लाइट अरब सागर के ऊपर से गुजरती थी और फिर अरब सागर को पार करते हुए अदन की खाड़ी के ऊपर से गुजरती थी, जिसके बाद लाल सागर को पार करते हुए फ्लाइट इजरायल की सीमा में दाखिल होती थी। लेकिन अगर
सऊदी अरब का हवाई मार्ग इस्तेमाल करने की छूट मिलती है तो यह रास्ता आसान हो जाएगा। एयर इंडिया की फ्लाइट अरब सागर से सीधा ओमान की खाड़ी के ऊपर से गुजर पाएगी, जिसके बाद अरब की खाड़ी के ऊपर से गुजरते हुए सीधा सऊदी अरब की सीमा में दाखिल हो जाएगी, जहां से इजराइल के तेल अवीव पहुंचने का रास्ता छोटा हो जाएगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक आदमी बीजेपी दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला करता नजर आया, लेकिन इस आदमी की ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अभी तक इस मामले में पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। बताया ये भी जा रहा है कि हमला तड़के सुबह 3:30 बजे किया गया। तो कोयम्बटूर में यह हमला, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। किसी के हताहत होने की, किसी प्रकार के नुकसान की अभी तक फिलहाल खबर नहीं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक आदमी बीजेपी दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंकता हुआ सीसीटीवी में कैद हो गया। रेवती राजीवन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। रेवती, क्या अपडेट? हमें ये खबर मिली है कि कोयम्बटूर के बीजेपी ऑफिस के जैसे बॉम्ब हर्ल किया था, लेकिन ये शायद अभी इसका डिटेल्स अभी तक नहीं है, लेकिन शायद ये रिएक्शन हो सकती है। इसके पहले जो पेरियार की स्टैचू वहाँ पे डैमेज हो चुकी थी, कल शाम को वहाँ पे पेरियार की स्टैचू की डैमेज हो चुकी थी और 2 लोगों को डिटेन भी किया गया था। और ये इंसिडेंट हुआ था बीजेपी लीडर एच राजा के एक ट्वीट के बाद, जो उसने बोला था कि त्रिपुरा में जैसे लेनिन की स्टैचू की जो डैमेज हो चुकी थी, ऐसे ही तमिलनाडु में सभी जगह पे पेरियार के स्टैचू को भी निकालना चाहिए। इस ट्वीट के बाद ये जो इंसिडेंट हुआ था, शायद इसकी रिएक्शन भी हो सकती है, क्योंकि जब एच राजा ने ये ट्वीट किया था बहुत सारे रिएक्शन आए गए थे पॉलिटिकल पार्टी से, और उसने ट्वीट भी किया था कि क्योंकि तमिलनाडु में द्रविडियन मूवमेंट जिस तरह से इम्पोर्टेंट है, जिस तरह के इसका इम्पोर्टेंस है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में, ये पेरियार के स्टैचू की डैमेज के बाद की रिएक्शन भी हो सकती है, लेकिन पुलिस से खबर डिटेल्स इसके कंफर्मेशन मिलना चाहिए। जी, शुक्रिया रेवती। मेघालय के शिलोंग में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एनपीपी नेता कॉनरेड संगमा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कॉनरेड संगमा के शपथ के साथ ही राज्य में पहली बार एनडीए की सरकार बनी, जिसकी कमान एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी के नेता कॉनरेड संगमा के हाथों में सौंपी गई। कॉनरेड संगमा ने 11 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिन्हें राज्यपाल गंगा प्रसाद ने शपथ दिलाई। I, Conrad Sangma, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. कॉनरेड संगमा के शपथ ग्रहण समारोह में खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। नॉर्थ ईस्ट के तीनों स्टेट्स में जो विक्ट्री हुई है, यदि उसे ग्रैंड विक्ट्री कहा जाए तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। कॉनरेड संगमा सरकार बनाने के लिए रविवार को राज्यपाल गंगा प्रसाद से मिले थे और 60 सदस्यों वाली विधानसभा में 34 विधायकों के समर्थन के साथ राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने अपनी सरकार का एजेंडा साफ किया। We want to focus on good governance. We feel that governance has been missing and it is important to get everything on track. बड़ी बात यह है कि मेघालय में महज 2 सीटें जीतने के बावजूद बीजेपी अन्य दलों का समर्थन जुटाकर एनडीए सरकार बनवाने में सफल रही। 34 विधायकों के समर्थन वाली सरकार में नेशनल पीपल्स पार्टी के 19, यूडीपी के 6, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के 4, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी के 2 और 1 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। हालांकि 21 सीटें हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकी। लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट किया है और एनपीपी को चुना है, तो मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं ये डेमोक्रेसी है। मेघालय में नई सरकार के गठन पर प्रधानमंत्री ने भी ट्विटर पर लिखा कि मेघालय के सीएम की शपथ लेने के लिए कॉनरेड संगमा को बधाई। उन सबको बधाई जिन्होंने आज शपथ ली। मेघालय के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस टीम ने काम शुरू किया है, इसलिए मेरी शुभकामनाएं। कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की साठगांठ का एक और सबूत सामने आया, जहां लश्कर प्रमुख महमूद शाह ने एक बयान जारी कर भारतीय सेना पर मानवाधिकार हनन का आरोप लगाया और कहा कि कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा। शाह ने कहा कि ऐसे वक्त में हुर्रियत को नेतृत्व करना चाहिए और हम अपना सहयोग देते रहेंगे।